सुप्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी यूएस एकेडमी राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा छठवीं की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 के द्वितीय अध्याय बचपन का पठन पाठन करेंगे। इस पाठ की लेखिका श्रीमती कृष्णा सोबती जी हैं। सोबती जी का जन्म पिछली शताब्दी यानी 1925 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक विधाओं से इन्होंने लोगों को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से हिंदी साहित्य की तरफ से इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। यह बड़े ही दुख की बात है कि पिछले साल यानी कि 2019 को 25 जनवरी 2019 को श्रीमती सोबती जी का देहांत हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी रचनाएं, उनके लेख हमें हमेशा प्रभावित करते रहेंगे, हमें पढ़ने को मिलेंगे और उससे हमें कुछ सीख मिलती रहेगी। बचपन पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के सुखद पलों को हमारे साथ साझा किया है। वो बताती हैं कि बचपन में किस प्रकार से वह पढ़ाई करती थी, अपने भाइयों के साथ खेला करती थी, किस प्रकार से भाई उनके चिढ़ाया करते थे उन्हें, और कैसे वह अपने जीवन में कुछ ऐसी भी बचपन में उन्हें कुछ ऐसी भी चीज़ें करनी पड़ती थी जो उन्हें पसंद नहीं थी। तो बचपन हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह ऐसा सुखमय चरण है जो व्यक्ति कभी भूलना नहीं चाहेगा। यह बहुत ही आनंददायक पल होता है। हर व्यक्ति इसे याद करता है जब वह बचपन की अवस्था से निकल करके जब आगे के जीवन की तरफ बढ़ता है, तो हमेशा बचपन की यादें उन्हें प्रभावित करती हैं, याद करती हैं, और उस खट्टी मीठी यादों को याद करके वह काफ़ी सुखद अनुभव प्राप्त करता है। हर व्यक्ति के जीवन में बचपन जैसा सुखद पल कोई भी नहीं हो सकता। यह अविस्मरणीय है, इसे कभी भूला नहीं जा सकता। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कृष्णा सोबती जी ने इसमें क्या अपने मनोभावों को किस प्रकार से व्यक्त किया है। वह कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार के में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वो पिछली शताब्दी में उनका जन्म हुआ था, तो वह हमसे काफ़ी उम्र में बड़ी होंगी और वह उनके कथनानुसार वह आपकी दादी भी हो सकती हैं, नानी भी हो सकती हैं, बड़ी बुआ और बड़ी मौसी भी हो सकती हैं। और इतनी उम्र होने के कारण इस समय उनके परिवार के सभी सदस्य उन्हें जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवाकर, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। देखिए, समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार लोगों के रहन सहन और पहनावे में भी अंतर आता है। लेखिका ने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया है। वह कहती हैं, जब मैं छोटी थी तो मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनने का अवसर प्राप्त होते थे और मुझे वो अच्छा भी लगता था। मैं काफ़ी फ्रॉक, तो मैंने हर तरह के वस्त्र पहने हैं। फ्रॉक भी पहना है, निकर वाकर भी पहना है, स्कर्ट भी पहने, लहंगे भी पहने हैं, गरारे और चूड़ीदार घेरदार कुर्ते भी पहने हैं, यानी कि शलवार और समीज जिसे आप कहते हैं। चूड़ीदार सलवार आपके घरों में भी लोग पहनते होंगी, माताएं बहनें। तो ऐसे वस्त्र उन्हें पहनने का अवसर मिला है। समय और परिस्थितियों के अनुसार लोग अपने वस्त्र में और अपने रहन सहन में परिवर्तन लाते रहते हैं। तो बचपन, आप भी जैसे अभी आपकी उम्र कम है, तो आप भी इस उम्र में रंग बिरंगे कपड़े पहनना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजाइनदार वस्त्र पहनना चाहते हैं, विभिन्न कार्टून और रंग बिरंगे तितलियों वाले या फिर विभिन्न प्रकार के कॉमिक हीरो वाले वस्त्र पहनना चाहते हैं जो इस पर उनकी छाप बनी हो। ठीक है, वो आपको काफ़ी आकर्षक और आनंददायक, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और कुछ ऐसे वस्त्र, पेटेंट वस्त्र होंगे जिनको आप रेगुलर, हमेशा नियमित रूप से आप उसे पहनना चाहेंगे। ठीक है, वो आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं और अपने 4 बच्चों के बीच में जा कर के आप उसे दिखाना भी चाहते हैं। ठीक है, वो आपको काफ़ी पसंद आते हैं। ठीक है, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं, हल्की नीली और पीली धारी वाले। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी पसंद आते हैं
और वो उन्हें आप काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी आप उन्हें याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके मन पसंदीदा कपड़े हैं। ठीक है, उन्हें आप बार बार पहनने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसा ही कुछ लेखिका के साथ भी था। उन्हें भी कुछ बचपन के कुछ ऐसे वस्त्र थे जो आज तक याद हैं। वो कहती हैं कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटियों वाला घेरादार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रील। नीले गुलाबी रंग की फ्रील मतलब होता है कि झालर झालर लगी होती है नीचे। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ फ्रॉक होती हैं और उसमें तरह तरह की डिजाइनें लगी होती हैं, उसे ही कपड़ों में झालरें कहा जाता है। ये बिजली के झालरों की तरह नहीं होती, लेकिन कपड़ों की डिजाइनदार कटिंग होती है जो आपके कपड़ों के आखिरी सिरे पर सिल दी जाती है, और वह काफ़ी खूबसूरत और उस वस्त्र की शोभा को बढ़ा देती है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। देखिए, पहले लोग बालों में फीता लगाते थे, रिबन का मतलब फीता, बालों में फीता लगाते थे। आज लोग पसंद नहीं करते, आज रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, बैंड का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के आकर्षक पिन आ गए हैं, हेयर पिन आ गए हैं, उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले फीते का चलन था। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार चलन और फैशन में बदलाव आते रहते हैं। तो उन दिनों उन्होंने बताया कि फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखने का चलन था और बालों में रंग बिरंगे रिबन यानी कि फीते लगाने का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टकी थी, लेमन कलर का बड़े बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसमें नीचे पर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, हाँ, दो ट्यूनिक लगी हुई थी, वो याद है। मैंने आपको कहा कि कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो काफ़ी आकर्षक लगते हैं, जिसे आप बार बार पहने। तो लेखिका को ऐसे ही वस्त्रों का जिक्र कर रही है, लेखिका ऐसे ही वस्त्रों का जिक्र कर रही है जो उसे बार बार याद आते हैं। ठीक है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी जो थी वह प्याजी थी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। वो कहती हैं कि ऐसे उन्होंने कुछ वस्त्रों का जिक्र किया है। आगे देखते हैं क्या क्या कहती हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे और स्टॉकिंग का प्रयोग आप भी करते हैं, स्कूल जाते हैं, मोजे पहनते हैं, स्टॉकिंग पहनते हैं। डिजाइनर कुछ बच्चे डिजाइनर स्टॉकिंग का भी प्रयोग करते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे। देखिए, ये कार्य बहुत ही आवश्यक है आपके लिए भी और आप आने वाली पीढ़ी के लिए भी, कि कुछ ऐसे कार्य जो सामान्य से कार्य होते हैं उन्हें हम अपने हाथ से करते रहें। इससे हमारी आदत बनी रहती है और आगे चल कर के कुछ विकट परिस्थितियों में अगर हमें अपने हाथों से काम भी करना पड़े तो हमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और ये बच्चों में इस प्रकार की आदत होनी चाहिए कि उन्हें कुछ चीज़ें, कुछ सामान्य से कार्य खुद करने चाहिए। जैसे बैगों की, अपने बस्तों की साफ़ सफाई कर लेना, अपनी कॉपियों को सही तरीके से अलमारी में करीने से रखना, अपने वस्त्रों को मोड़ करके और अलमारी में रखना, स्कूल से आने के बाद जूतों को व्यवस्थित तरीके सही तरीके से सही ढंग से रखना, और अगर कुछ छुट्टी का दिन हो, छुट्टी का अवसर हो, तो उस समय अपने गृह कार्य करने के बाद, अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो समय आपके पास बचता है उसमें आप अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर लें। जैसे कपड़ों को ही प्रेस कर करके आप घर पे रख सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो जूतों की साफ़ सफाई कर लें, पॉलिश कर लें, जैसा कि लेखिका खुद करती है। वो कहती है कि बचपन में मुझे अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। इतनी सख्त मनाही थी। सख्त मनाही क्यों थी? क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए उनके यहाँ नौकर भी थे, फिर भी वह यह कार्य उन्हीं को करने के लिए सौंपा जाता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि परिवार के लोग, परिवार के बड़े सदस्य उनमें कुछ ऐसे छोटे छोटे अच्छे गुण लाने का प्रयास करना चाहते थे, कि वह चाहते थे कि लेखिका ऐसे छोटी मोटी सामान्य सी जिम्मेदारियां खुद उठाए। धीरे धीरे छोटे छोटे कार्य करने के बाद आप अनुभवी हो जाते हैं, आप कार्य करने के में आपको कार्य करने का अनुभव भी प्राप्त होता है। ठीक है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने कपड़े और अपने मोजे को धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जूतों को पॉलिश भी किया जाता है। आप विद्यालय आते हैं, बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिना पॉलिश के चले आते हैं, लेकिन आपको नियमित रूप से अपने जूतों पर ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। नहीं रोज़ आप पॉलिश कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार पॉलिश करके और
उसे नियमित रूप से ब्रश से झाड़ लेना चाहिए। आपका ड्रेस सेंस आपके व्यक्तित्व को निखारता है, तो ऐसे कार्य आपको करते रहना चाहिए। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जितना ही ज़्यादा आप ब्रश पर मारेंगे उतनी ही चमक उसमें आएगी। और आपको आपके जब कपड़े और आपके वस्त्र अच्छे होते हैं ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है आपका। ठीक है, तो ऐसा कार्य करना चाहिए आपको। अपना ड्रेस सेंस बेहतर रखना है। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि मुझे आज भी, ठीक है, आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा। देखिए वो आदत उनके अंदर आ गई और वह आज भी अपने बूट पॉलिश करती हैं। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज करना शुरू हो जाता था। हमें जब नए जूते मिलते थे तो उसके साथ ही छालों का इलाज करना शुरू हो जाता था। वह छालों का इलाज क्यों करना पड़ता था? नए जूते और छाले, ये किस तरह की बात कही रही हैं लेखिका? इसलिए कह रही हैं कि पहले के समय में जो जूते होते थे वो काफ़ी सख्त हुआ करते थे, काफ़ी कठोर हुआ करते थे। उनको पहनने के बाद आपके पैरों में छाले पड़ जाते थे। और आजकल काफ़ी आरामदायक जूते आते हैं। हम लोग मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो ऐसे चप्पल आते थे कि उनका रबड़, उनका जो वो होता था, रबड़ होता था, काफ़ी हार्ड होता था, काफ़ी सख्त होता था। और उसको पहनने के बाद पैर के तलवे के बगल में ही यहाँ साइड में आपको अंगूठे की तरफ आपको ज़रूर कहीं ना कहीं छाले दिख जाते थे। काफ़ी कठिनाई होती थी उन्हें पहनने में। और जब जब वो रबड़ लचीला हो जाता था, ढीला हो जाता था, तब जा कर के उनको पहनने में आराम महसूस होता था। तो नए जूतों के साथ लेखिका को छाले भी आते थे। वो बता रही हैं जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पैर के पास रुई जरूर रखते थे। रुई किस लिए? ताकि वो पैरों में छाले ना पड़े, चुभन ना हो। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, अगर जूता चुभने लगता था, काटने लगता था, तो वह रुई लगा करके उससे अपना बचाव करती थी। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका होगा। आप लोग आज जो जूते पहनते हैं, जिस तरह के जूतों का इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी आरामदायक होता है। काफ़ी आरामदायक होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है, आप काफ़ी कंफर्ट होता है। उसको पहनने के बाद आपको इस तरह की दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ता है। वह कहती हैं कि हर शनिचर मतलब शनिवार को, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल, देखिए ऑलिव ऑयल, कस्टर्ड ऑयल की बात की जा रही है। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, ठीक है। कस्टर्ड ऑयल मतलब यहाँ अरंडी का तेल होता है, ठीक है। अरंडी जानते हैं आप? अरंडी का प्रयोग किया। अरंडी जैसे अरंडी का जो तेल होता है, आपने देखा होगा एक वृक्ष होता है रेण का वृक्ष। जैसे कि जब आप होलिका दहन के लिए उस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, देखा होगा आपने। होलिका दहन के लिए उस अरंडी के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, जिसे रेण का पेड़, गाँव में रेण का पेड़ भी कहते हैं। वो उसकी लकड़ियाँ बहुत ही खोखली होती हैं अंदर से, लेकिन उसमें जो फल पाए जाते हैं वो गोल कांटेदार की तरह दिखते तो हैं, लेकिन वास्तव में उसमें कांटे नहीं होते, चुभते नहीं हैं वो, ठीक है। और उसके अंदर बीज होते हैं, बीज जो छुपे होते हैं, काले काले बीज, उसी से जो तेल निकलता है उसे हम अरंडी का तेल कहते हैं। और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वो बाल के लिए, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यह काफ़ी लाभदायक होता है। तो लेखिका को, और बचपन में लेखिका को ऐसे इस तेल का सेवन भी करना पड़ता था। हर शनिवार के दिन उनके घर के सारे बच्चों को इस तरह के कस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल को पीना पड़ता था। यह मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी तीक्ष्ण होता है, ठीक है। उसको पीना काफ़ी कठिन काम है। तो लेखिका को एहसास होने लगता था कि अब हमें शनिवार को ही, इससे सुबह से ही, क्योंकि शनिवार की शाम को उन्हें जब पीना पड़ता था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो उसका एहसास उन्हें होने लगता था कि आज हमें यह कार्य करना ही करना है, किसी तरह से उस तेल को पीना ही है। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मतलब उल्टी जैसी, ठीक है, उल्टी जैसी, वोमिटिंग होने की स्थिति में आ जाती थी लेखिका, ठीक है। एहसास करके ही कि कितना कड़वा होता है, कितना बेस्वाद होता है, उसका एहसास करके ही उसे वोमिटिंग जैसी यानी कि उल्टी मिचली होने लगती थी, ठीक है। ऐसा लगता था कि कभी कभार तो शायद उल्टियाँ भी हो जाती हों जब
मनुष्य का मन नहीं करता है कोई भी कार्य और ज़बरदस्ती उसके साथ कोई भी चीज़ करने का प्रयास किया जाए तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, कोई ज़बरदस्ती उसे कुछ खिलाने का प्रयास पिलाने का प्रयास किया जाए तो उसके साथ ऐसे भी स्थिति आती है कि उल्टियाँ भी हो जाती हैं। तो वह कहती हैं मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर रहता है उन चीज़ों का, उन प्राकृतिक चीज़ों का काफ़ी प्रभाव रहता है उन सब, वो दवा के रूप में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन लेखिका का यह स्वयं का मत है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ठीक है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। वह कहती हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। वह कहती हैं कि हमारी और आपकी दिलचस्पियाँ मतलब रुचि, ठीक है, हमारी तुम्हारी रुचि भी बदल चुकी है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं क्या कहना चाहती हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। बहुत पुरानी बात वह कह रही हैं, उस समय रेडियो और टेलीविज़न नहीं चला करते थे। तो वह कहती हैं कि उस समय ग्रामोफोन हुआ करता था। ग्रामोफोन एक भोंपू की तरह आपने देखा होगा, माइक की तरह, जिसमें साउंड आ सकता है और एक गोल प्लेट लगती है उसमें और वह गोल गोल चक्कर में घूमती रहती है जिस पर पिन लगा करके उससे साउंड आवाज़ आती है, और ग्रामोफोन हुआ करता था। और तत्कालीन समय में रेडियो और टेलीविज़न नहीं चलते थे। आज तो बड़े बड़े टेलीविज़न आपके घरों में लगे रहते हैं, एक और जैसे विभिन्न प्रकार के चैनल भी होते हैं, आप मन पसंदीदा चैनल आप अपने देखा करते हैं। तो उस समय ये सुविधाएं नहीं थी। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, जो उसमें पहले लोग शरबत पर विशेष ध्यान देते थे, बर्फ़ की गोलों पर विशेष ध्यान देते थे, लेकिन आज वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी परिवर्तित हो गई हैं। बर्फ़ के गोले आइसक्रीम में बदल गए हैं, शरबत पेप्सी और कोला में बदल गया, और इसे लोग प्रतिष्ठा का सूचक भी मानते हैं। लोग खड़े होकर के बर्फ़ के गोले पीने की बजाय बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर पेप्सी और कोला पीना या आइसक्रीम खाना अपनी प्रतिष्ठा का सूचक भी मानते हैं। तो आज इन सब चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया है। उन दिनों कोक नहीं होता, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। वो कहती हैं कि वे कहती हैं कि हम बच्चों को डेविको रेस्टोरेंट और वो कहती हैं बैंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री काफ़ी आनंद देती थी, हम बड़ा मन से उसे खाते थे। ठीक है, हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। इन लोगों की ड्यूटी लगा करती, ड्यूटी मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है ये, या किसी प्रकार का वर्क नहीं है, यह घरेलू कार्यों में इन लोगों को संलग्न किया जाता था कि आज आपको यह कार्य करना है और आज आपको भी ऐसी ही चीज़ें, कुछ जिम्मेदारियाँ, छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। कभी आप चले जाते होंगे कोई सामान लाने के लिए या कभी घरेलू कार्यों के लिए, तो कभी आपके भैया चले जाते होंगे, कभी आपकी छोटी बहन चली जाती होगी। तो ऐसे ऐसे कार्य आपको नियमित रूप से मिलते रहते होंगे। तो वही ड्यूटी की बात ये कर रही हैं कि शिमला के मॉल से जा करके ब्राउन ब्रेड लाने की हमारी ड्यूटी होती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। मॉल मतलब एक प्रतिष्ठान, जानते ही होंगे आजकल के बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं मॉल किसे कहते हैं। एक बड़ा सा प्रतिष्ठान, एक बड़ी सी व्यवस्था होती है जिसमें हर तरह की दुकानें और हर तरह के वस्त्र से लेकर के खाद्य सामग्रियाँ सब कुछ मिलती हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, पिक्चर हॉल तक होते हैं उसमें, तो उसे मॉल की संज्ञा दी गई है। वह कहती हैं हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से उतरते और माल, चूँकि ये शिमला में थी तो शिमला में छोटी मोटी पहाड़ियाँ और ऊंचान और चढ़ान और ढलान ऐसी चीज़ें वहाँ पर अक्सर होती हैं। तो पहाड़ी पर दूर दूर घर भी होते हैं। तो उन्हें वह कहती हैं कि एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ते और गिरजा मैदान में पहुँच जाते और वहाँ से चढ़ने के बाद एक छोटी सी उतराई उतरते और हम मॉल तक पहुँच जाते थे।
कॉन्फ्रेंस वह कहती हैं कि कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती थी। उनको महकते ही मन जैसे रोमांचित होता था, उसे खाने की ललक बढ़ जाती थी कि उसको सूंघ कर ही मन मुंह में पानी आ जाते थे। ठीक है, इतना स्वादिष्ट उसका स्वाद, उसकी गंध ही इतनी स्वादिष्ट होती थी कि उसको खाने की इच्छा प्रबल हो जाती थी। ठीक है, और हम बच्चे जब भी जाते थे तो हम उसे सूंघ कर काफ़ी आनंद महसूस करते थे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हमें परिवार से पैसे भी मिलते थे, जैसे आपको आजकल जेब खर्च मिलता है, वैसे ही हमको भी हमारे परिवार के लोग कुछ न कुछ हफ्ते में एक आध बार ऐसी चीज़ें खाने की, अपनी इच्छा की चीज़ें खाने की, खरीदने की और खाने की छूट दिया करते थे। ठीक है, पहले काफ़ी पैसे की काफ़ी किल्लत हुआ करती थी, आज भी होती है, लेकिन तब भी पहले के मुकाबले मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में मज़े ले लेकर खाती। बच्चों की आदत होती है चीज़ों को बचा कर रखना, टॉफ़ी को बचा कर रखना, अपनी चॉकलेट को बचा कर रखना, तो वो बचा कर रखते हैं और समय समय पर उन सब चीज़ों का और मज़े ले लेकर वो थोड़ी थोड़ी खाते हैं और थोड़े अपने भाइयों को भी ललचवाते हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा करने के साथ साथ कुछ आप अपने भाइयों को भी दे उसके बाद भी आप अपने भाइयों में इसे वितरित करते होंगे, बांटते होंगे। यह अच्छी आदत है कि अपने खाने वाली चीज़ों को आप अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। ठीक है, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। पहाड़ी वृक्षों पे ऐसे बहुत से फल होते हैं जो यहाँ के मैदानी क्षेत्र के लोगों को बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। ठीक है, काफल भी उन्हीं में से एक है। जैसे आडू होता है, तो आडू भी फल इधर इस मैदानी क्षेत्रों में बहुत कम ही देखने को मिलता है, कभी कभार ही आ पाते हैं या फिर बहुत ही सीमित क्षेत्रों में वो दिखते हैं। ठीक ना, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर मुंह में पानी आते। चेस्टनट चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने चने जोर गरम, आपने देखा होगा कि ठेले पर चने बेचा करते हैं लोग, और उसमें मसाले वसाले लगा करके छोटी छोटी पुड़िया में रख करके वो आपको 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये, जितने की आप उससे डिमांड करेंगे, जितने की आप मांग करेंगे, वह आपको पुड़िया बना करके आपको देगा। ठीक है, चने बेचने वाला वो आपको देगा। हाँ, वो अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल, केवल हाथ का ही कमाल होता था। उसे मिलाना, उसमें मसाले मिलाना और उन्हें बनाकर तैयार कर देना। नीचे से तिरछी लपेटी हुए ऊपर से चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैलाया मज़ेदार, आपने शायद ये गाना सुना होगा, क्रांति फिल्म का शायद गाना है ये। ठीक है, पुरानी फिल्म है मनोज कुमार जी की, चना जोर गरम। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। सभी बच्चे, अब चूँकि चना बच्चों का फेवरेट एक तरह का उनको बहुत ही पसंद था, तो यह चना जोर जो भी बेचने वाला, जैसे देखिए पहले के स्कूलों में, आजकल कैंटीन होते हैं, अगल बगल आसपास बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, और कुछ बच्चे तो अपने घर से ही तमाम जंक फूड लेकर आते हैं, लेकिन जंक फूड का प्रयोग करना बेकार है। उनका इस्तेमाल करने से हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इस सब चीज़ों का प्रयोग करना बिल्कुल भी वर्जित है आपके लिए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो स्वास्थ्य वर्धक होती हैं, जैसे मूंगफली हो, चने हो, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती। तो चने जोर पहले, आजकल तो बड़ी बड़ी प्रतिष्ठानें होती हैं, दुकानें होती हैं, आप लोग वहाँ से जा कर के खरीदना अपने प्रतिष्ठा बढ़ने जैसी समझते हैं कि वहाँ से खरीदना हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है।
लेकिन पहले ठेलों पर लेकर के चना बेचने वाले, सिर पर एक टोकरी लेकर के चना बेचने वाले, और स्कूलों के गेट के बाहर लग जाते थे और बच्चे उनसे 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये जैसी उनकी क्षमता होती थी उस हिसाब से खरीदा करते थे। हमने भी खरीदे हैं और ये काफ़ी स्वादिष्ट और आनंददायक होती थी, और इन्हें थोड़ा थोड़ा करके खाना और खाने के साथ साथ अपने मित्रों में बांटना ये काफ़ी मज़े की बात होती थी। तो लेखिका वैसी ही कुछ यादें बता रही हैं अपने साथ भी। वह कहती हैं कि आपने देखा होगा मूंगफली, जैसा कि वो बता रही, नीचे से पतली कोन की तरह और ऊपर से चौड़ी चाकी चने हाथ में आसानी से आ सके। आपने मूंगफली का वो दोंगा देखा होगा, ठीक है, एक जिस शेप में रख करके मूंगफली बेचने वाला उसे आपको देता है, ठीक है, तो शंकु के आकार का होता है वो। तो देखते हैं, वो कहती हैं कि यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। वह कहती हैं कि कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, बुरकवाना मतलब छिड़कवाना, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते थे, उस पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे ताकि और स्वादिष्ट हो जाए। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, यानी कि चलती का मतलब क्या, पैरों से नहीं चलती, वह चलती रहती थी। उसमें दाने हुआ करते थे, चने के दाने हुआ करते थे, और धीरे धीरे वो ख़त्म नहीं होते थे। इतना ज़्यादा होता था हमारे लिए, इतना पर्याप्त होता था कि वो पूरा मैदान घूम लेने पर भी वो ख़त्म नहीं होता था। वह एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। उसको खाते जाते और आराम से कदम बढ़ाते जाते थे, ठीक है। आजकल भी देखते होंगे आप, परमल चने को पीट करके उस पर नमक बुरक करके छिड़क करके दिया जाता है, ठीक है, परमल बेचा जाता है। तो वो भी वैसे ही कुछ चटपटे अंदाज में उन सब चीज़ों को खाती और आगे बढ़ती रहती थी परमल की तरफ। हम कहती हैं कि देखिए बचपन में, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वह बचपन में बहुत से उन्होंने कार्य किए हैं। जैसे देखिए उन्होंने कहा है कि छुटपन में हम शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, हमने बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका अवश्य मिल जाता है। जैसा क्षेत्र होता है वैसा ही वहाँ के बच्चों को अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब पहाड़ी का क्षेत्र है तो उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का, घुड़सवारी करने का, ठीक है, ढलान पर उतरने का, यह ऐसा अवसर अक्सर मिल जाता है। मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र के बच्चों को बागीचे में घूमने का, आम की डालियों पर चढ़ करके आम खाने का, साइकिलिंग करने का। साइकिलिंग का तो खैर यह तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न तरह के खेल खेलने का जो अवसर यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को मिलता है, वो अवसर संभवतः वहाँ के क्षेत्र के बच्चों को कम ही मिल पाता होगा। वहाँ के बच्चों को जो अवसर प्राप्त हो जाते हैं वह यहाँ के बच्चों के लिए थोड़े कठिन होते हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो क्षेत्र और परिवेश पर निर्भर करती हैं। अवसर ऐसे ही क्षेत्रों पर निर्भर करता है कि ऐसे अवसर कहाँ प्राप्त होंगे। जैसा क्षेत्र होता है वैसा, तो आपने भी बाग बगीचों में खेला होगा, पेड़ों पर बहुत से ऐसे ग्रामीण खेल होते हैं जो शहरी बच्चे नहीं खेल पाते, और बहुत से ऐसे शहरी खेल होते हैं जो ग्रामीण बच्चे नहीं खेल पाते, उनको अवसर कम मिल पाता है। लेकिन अब धीरे धीरे यह जो विकास के इस दौर में ये सब चीज़ें ऐसी नहीं रह जा रही, सभी बच्चों को समान अवसर मिल रहे हैं, ठीक है। तो वह कहती हैं कि छुटपन में हम शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था, घुड़सवारी करने का अवसर वहाँ के बच्चों को अक्सर मिल ही जाता था। कहती हैं हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी, ठीक है। ननिहाल की बात करती हैं कि वहाँ के घोड़े काफ़ी हष्ट पुष्ट होते थे, काफ़ी स्वस्थ और लंबे चौड़े शरीर वाले होते थे, ठीक है। वह कहती हैं उनकी बातें हम कभी, देखिए यह भी निर्भर करता है क्षेत्र और परिवेश पर, ठीक है। क्षेत्र के ऊपर, पहाड़ी क्षेत्रों पर घोड़ों की हाइट थोड़ी आपको कम दिखेगी, ठीक है। खच्चर, खैर घोड़ों का प्रयोग कम होता है, खच्चर का प्रयोग वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये मैदानी क्षेत्रों में बड़े बड़े हाइट वाले घोड़े आपको दिखेंगे, ऊंची लंबी कद काठी वाले घोड़े दिखेंगे आपको। आगे देखते हैं, वह कहती हैं शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी आवाज़ होती है, आप चिल्लाएंगे तो वहाँ आपकी आवाज़ गूंजती है, टकरा टकरा कर पहाड़ों से वापस भी आती है, ठीक है। वो कहती हैं
सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, बहुत ही अच्छा दिखता है। पहाड़ी क्षेत्रों का जब कभी आपको अवसर मिले घूमने का तो वहाँ अवश्य जाएं और सनसेट जरूर देखें, ढलता हुआ सूरज अवश्य देखें। ऊंचाई पर खड़े होकर के देखने से ऐसा लगता है कि सूरज आपके सामने ही आपकी तलहटी में, पहाड़ियों की नीचे गहराई में की तरफ जा रहा है। ठीक है, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान में फैल रही हैं, दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। ठीक है, बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उठता उभरता कोलाहल, जैसे जैसे शाम होती वहाँ भीड़, वहाँ की रौनक बढ़ने लगती, बाजार सज जाते और वहाँ पर लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती थी। और कहती है सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जैसे ट्रेन का मॉडल बना होता है, ठीक है, आपको अब ट्रेन का मॉडल कैसा आप देखेंगे, बहुत से ऐसे ट्रेन के मॉडल आपको आसपास के क्षेत्रों में भी दिख जाएंगे। जैसे गोरखपुर में ही आप देखें रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का एक डेमो रखा हुआ है और एक मॉडल रखा हुआ है। आप रेल म्यूजियम में चले जाएं तो ऐसी छोटी सी ट्रेन आपको दिखेगी चलती हुई। ट्रेन रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर भारत गोरखपुर में रेल की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पर पहली ट्रेन चली, तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको मिलेंगी। तो उस रेस्टोरेंट को आकर्षक दिखाने के लिए वहाँ पर कालका वहाँ पर जो है बताती हैं वो कि वहाँ पर एक ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था, ठीक ना, एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था जिसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, जिस पर उसकी पटरियाँ थी और उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन थी। एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन, एक तरफ क्या थी, लालटीन की छत वाला, लालटीन की लाल टीन की टीन सेट की, ठीक है, छत वाला जो था वो ट्रेन था। ऐसा ट्रेन जो खुला था और ऊपर से टीन की सेट लगी हुई थी। सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। ठीक है, उसका मॉडल रखा था, छोटा सा मॉडल। रेस्टोरेंट में बड़ी ट्रेन नहीं रखी जा सकती है, तो छोटा सा एक मॉडल रखा हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली सदी में यानी कि पिछली शताब्दी में सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ियों में से एक थी वह। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उसे देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैला करके, यह देखो और वह गायब हो गया। ठीक है, यह देखो और वह गायब हो गया। सभी बच्चे, देखिए कोई भी चीज़ होती है, छोटे बच्चों में उत्साह होता है, उमंग होता है, कुछ ऐसी आवाज़ या कोई ऐसा कोलाहल होता है तो वो दौड़ करके घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। चाहे वह एरोप्लेन हो या कोई जानवर ही क्यों ना आ जाए तो उसे भी वो देखने के लिए उत्सुक उठते हैं। ठीक है, बंदर हो तो उसे दौड़ा लेंगे, उसे मतलब बच्चों में बचपना होता है, वह चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेन बात उसकी प्लेन की बात अलग है। प्लेन को देखना, लेकिन प्लेन का जो विशाल आकार होता है वो जब आपके सामने से गुजरेगा वो वास्तव में आपको आश्चर्यचकित तो कर ही देगी। उसमें कि यह सोच के, यह कल्पना करना कि उसमें बैठकर उड़ना, उतनी ऊंचाई पर जाना और उसमें कितने लोग जो बैठे रहते हैं, इस चीज़ का अनुभव इस बारे में सोच कर ही आपका मन रोमांचित होगा। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए वास्तव में आश्चर्य का विषय रहा होगा। लेकिन आज तो बच्चों को आदतें पड़ गई हैं। आज तो छोटी मोटी यात्रा भी बहुत से बच्चों ने प्लेन की यात्रा भी कर ली होगी संभवतः, लेकिन पहले के समय में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो यह सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। तो लेखिका भी कहती है जब भी प्लेन कभी उड़ता तो हम लोग दौड़कर बाहर आ जाते थे, सारे बच्चे आ जाते और पंख फैलाकर उड़ता हुआ एक विशाल पक्षी के रूप में उसे देखते थे। ठीक है, उसकी स्पीड इतनी तेज होती थी कि हम अचंभित रह जाते थे। हाँ, गाड़ियों के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी मेरा पहला चश्मा जहाँ बना था। लेखिका कहती है एक और दुकान थी जो मुझे याद है बचपन की कुछ यादों में, उसे एक और चीज़ याद है, एक और दुकान याद है, वो है
एक चश्मे की दुकान, जो उसे हमेशा याद रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके आंखों का पहला चश्मा वहीं बना था। वह आंखों के डॉक्टर, वहाँ जो आंखों के डॉक्टर थे वो क्या थे? अंग्रेज थे। लेखिका बताती है वहाँ के डॉक्टर जो थे अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा तो बड़ा अटपटा सा लगता था। जब आपको कोई ऐसी चीज़ें आ जाए, जैसे आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो, तो आपको जिसकी भी आंखें इस समय थोड़ी सी आंखों में कुछ परेशानी होने की वजह से या किसी प्रकार के विकार आ जाने की वजह से जिसको चश्मा लगाना पड़ रहा होगा, वो देखता होगा, महसूस करता होगा, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है चेहरा बिना चश्मे के, और चश्मे वाला चेहरा थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन धीरे धीरे चश्मा लगाने पर उसकी आदत बन जाती है। ठीक है। शुरू शुरू में वैसे ही लेखिका के साथ कुछ हुआ। वह कहती है कि शुरू शुरू में चश्मा लगाना मुझे अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, सभी लोग मेरे चेहरे की ओर देखते, छोटा हो या बड़ा हो, सभी लोग देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, ऐनक ऐनक का अर्थ भी चश्मा होता है। दूध पिया करो। दूध, दूध पीने से कहते हैं ना कि दूध में हर तरह के विटामिन मिलते हैं, तो यह आँख के लिए भी फायदे, ऐसे विटामिन भी होते हैं जो आँख के लिए फायदेमंद होते हैं। तो वो कहते हैं कि दूध पिया करो। सभी लोग मुझे सुझाव दिया करते थे, सुझाव देते हैं ना लोग कि ऐसा मत किया करो, यह कार्य किया करो, यह कार्य किया करो, तो विभिन्न तरह के सुझाव दिया मिला करते थे मुझे बड़ों से। ठीक है। कहते कि लोग कहते कि दूध पिया करो, आंखों की रोशनी सही हो जाएगी, चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, हर डॉक्टर यही बताते हैं कि कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगी, अगर सावधानी बरतोगे तो ऐनक उतर जाएगी, यानी कि चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो लेखिका भी उनसे यही कहती है कि कुछ दिनों की बात है, डॉक्टर साहब ने कुछ दिन लगाने के लिए कहा है, फिर यह उतार दिया जाएगा। ऐसे डॉक्टर साहब ने पूरा वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। वैसे डॉक्टर साहब ने क्या किया था? लेखिका को आश्वासन दिया था कि जो है चश्मा जल्द ही उतर जाएगा। ठीक है। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, और जब से वह बचपन से मेरे आंखों पर चढ़ा वो अब तक नहीं उतरा। उसकी आंख वैसे कि उसमें सुधार होने की उसमें उसको यह आंखों का पर जो चश्मा लगा था वह आज तक नहीं उतरा। उसे चश्मे जीवन पर्यंत चश्मा लगाना पड़ा। नंबर बस कम ही होता रहा। नंबर बस कम होता रहा, नंबर उसका कम होता रहा, लेकिन चश्मा नहीं उतरा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। ठीक है। देखिए, वो लेखिका बता रही है, आप भी ऐसी गलतियाँ करते होंगे, वो कि किस कारण उसे चश्मा लगा था। लेखिका इसकी जिम्मेदारी स्वयं पर लेती है, कहती है कि इसका कारण मैं ही हूँ कि चश्मा मुझे पहनना पड़ा। और कारण क्या था? वह कहती है कि मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल और लैंप के सहारे काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई मुझे छेड़ा। मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। देखिए, वो छेड़ने लगे, छेड़ने का मतलब चिढ़ाने लगे। आपके भाई और आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ ऐसी हंसी ठिठोली करते हैं, आपके साथ आपकी चुटकियां लेते हैं, आपको चिढ़ाते हैं। बहुत से ऐसे कारनामे होते होंगे, आपके नाम पर कुछ छोटी मोटी कविताएं भी बना देते हैं। तो लेखिका के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेखिका को जब वो छोटी थी तो उसके साथ भी ऐसा होता था। उसके परिवार के जो घरेलू लोग थे, घरेलू भाई थे, जो घरेलू सदस्य थे, वो उनसे चिढ़ाया करते थे। उसमें सबसे ज़्यादा चिढ़ाते थे उनके चचेरे भाई। ठीक है। और हाँ, देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि इसकी जिम्मेदार लेखिका खुद है, चश्मा लगने का जिम्मेदार खुद है। क्यों? क्योंकि वह दिन की रोशनी को छोड़ करके क्या करती थी? रात की कम उजियाले में वो पढ़ा करती थी, और कम रोशनी में पढ़ने से भी आंखें खराब होती हैं। ठीक ना? तो खैर, आजकल तो लाइटें बहुत ही अच्छी रोशनी देने वाले बल्ब आ गए हैं। पहले लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, लाइट कम होती थी, और लैंप के सहारे लोग पढ़ा करते थे, जिससे आंखों पर प्रभाव पड़ता था। आज भी जब रोशनी कम हो, कम रोशनी में कभी न पढ़ें, नहीं तो आपकी आंखों पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो उनके जो चचेरे भाई थे वो उन्हें चढ़ाते थे। वह कहते, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। आँख, देखिए, कविता पद्यात्मक शैली में वो उन्हें चिढ़ाते थे। ठीक है। वह कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है। वो क्या चिढ़ाते थे? आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है। तो इस तरह से पद्यात्मक शैली में वो चिढ़ाते थे, और लड़की यानी लेखिका कभी कभी खींचती भी थी, गुस्सा भी होती थी, वह कभी कभी झगड़ भी जाती थी। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा।
शेर बुरा न लगा, जो मुझ पर पंक्तियाँ बनाई गई थी वो मुझे अच्छा लगा, कोई अच्छी पंक्तियाँ लगी तो मुझे थोड़ा बहुत चिढ़ तो हो रहा था, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, देखती ही रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ हाँ हाँ। तो कहने का मतलब है कि वह देख करके, शीशे में देख कर जब आप अकेले रहते हैं तो अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये कैसा लग कैसा रहा है। दूसरे अगर आपको बुरा कह दें या अच्छा कह दें तो भी आप शीशे में आईने में जा करके आप अपने आप को बार बार देखते हैं, ठीक है, अपने वस्त्रों को देखते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं। तो लेख का जो चश्मा लगा करके कैसा यह उसके ऊपर फब रहा है या नहीं फब रहा है, क्या सचमुच में लंगूर तो नहीं लग रही। तो ऐसा ही वह जाकर जांच रही थी और खुद ही अनुभव करके कभी नहीं कभी हाँ, यानी कि दोनों ही मत के उलझन में वह पड़ी हुई थी। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उतार करके मैंने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। थोड़ा सा मैंने कुछ और अपनी स्टाइल यानी कि अपने लुक को, अपने स्वरूप को और चेंज करने का प्रयास, परिवर्तित करने का प्रयास किया। टोपा, अपने भाई का टोपा रख लिया सिर पर कि देखूं मैं अब कैसे लग रही हूँ। तो कभी किसी दिशा से वह मुझे कभी कभी अच्छा लगता और कभी कभी मुझे वह मजाकिया सा लगता, कि लगता है कि यह मेरे ऊपर फब नहीं रहा, फब मतलब जच नहीं रहा है। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तब की बात तब थी, और अब तो देखिए, पहले चश्मा लोग लगाते थे मोटे मोटे पावर वाले चश्मे, अब तो पतले पतले ग्लास में भी, यानी शीशे में भी पतले पतले और आकर शीशे में और पतले और डिजाइनदार फ्रेमों में विभिन्न तरह के आकर्षक विभिन्न तरह के आकर्षक फ्रेम में आपको चश्मे दिखते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चश्मा वास्तव में ये आँख के पावर वाला चश्मा है या डिजाइनर चश्मा है, ठीक है। तो अब काफ़ी सुंदर और व्यवस्थित तरीके से चश्मे आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, जो आपकी, और अब चश्मे तो छोड़िए, अब तो बहुत सी चीज़ें आ गई, लेंस भी आ गया जो आपकी आंखों में लग जाता है और आपको आपकी रोशनी को, आपकी आंखों की विकार को दूर कर देता है। तब की बात तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब तो चेहरे के साथ चश्मा घुल मिल गया है। जब कभी जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगा। अब लेखिका को उसकी आदत पड़ गई है। अब जब कभी चश्मा उतार देती है, अब देखिए जो चश्मा पहनते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, नियमित रूप से चश्मा इस्तेमाल करते हैं, वो जब चश्मा उतार दें तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी सी लगती हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे वो आंखें बड़ी करके देख रहे हैं, ठीक है। यह अजीब लगता है, उनका चेहरा ही कुछ बनावटी सा लगता है, कुछ अधूरापन सा लगता है उनके चेहरे में, ठीक है, कुछ कमी लगती है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें उस चश्मे की आदत हो गई होती है और हमें उस चश्मे के साथ उन्हें देखने की आदत हो चुकी होती है। याद आ गया वह टोपा, वह काली फ्रेम वाला चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला के में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर रखी है। क्या जमा कर रखी है? टोपियाँ। शिमला में, खैर पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी टोपियाँ और ऐसे रंग बिरंगे वस्त्र और विशेष वेशभूषा, वहाँ की विशेष वेशभूषा, वहाँ के विशेष परिधान मिलते रहते हैं। जो कभी आपके आपके या आपने या आपके परिवार वालों ने कभी जो पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा की होगी, तो वहाँ के वस्त्रों को पहन करके लोग अक्सर कुछ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं ताकि यादगार स्वरूप वो चीज़ें रहें। तो वहाँ पर शिमला में विभिन्न तरह की रंग बिरंगी टोपियाँ भी मिला करती थी। लेखिका के पास बहुत सी हैं, लेखिका ने बहुत सी टोपियों को जमा कर रखा है। वह कहती हैं कि कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुभीते वाली हिमालयी टोपियाँ, ठीक है। तो बचपन की ऐसी याद को वह फिर से आपके साथ इस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन की यादों को आपके साथ साझा किया। वह कहती हैं कि अब वो चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ उन चीज़ों का अवसर प्राप्त हो रहा है, बचपन की वो यादें कहाँ फिर से ताज़ा हो पाएंगी। तो हर मनुष्य के जीवन में आने वाला यह बचपन का जो पल है अत्यंत सुखदायी होता है और ये फिर लौट कर नहीं आता। बचपन की यादें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आप भी अपना बचपन जी रहे हैं, इसे सुखमय तरीके से जिए और बड़ों की बातों को मानें, क्योंकि ये बचपन आपके लिए बड़ा आनंददायक, यह बचपन जो पल है ये जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। और यही ऐसा पल है जो आगे चलकर आपको आपके जीवन में काफ़ी सुखद एहसास भी कराएगा। आपकी जब आप मानसिक थकान या मानसिक व्यथा से ग्रसित रहेंगे, तो ऐसे पल में जब ये इन बचपन की इन यादों को आप बचपन की इन पलों को जब आप याद करेंगे, तो आपके मन से आपके मन में इसका सुखद अनुभव आपकी पीड़ा को कम करने में कारगर साबित होगा, ठीक है। तो बचपन को खुलकर जिएं, आनंद से जिएं और लेखिका की बातों को भी ध्यान रखें।
ज़रूरी काम अपने हाथों से करें, कुछ घरेलू और ज़रूरी कामों को अपने हाथों से करें, और परिवार वालों को के कार्यों में, परिवार वालों के घरेलू कार्यों में, और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ मन लगाकर पढ़ाई करें, इसके साथ साथ कुछ घरेलू कार्यों में भी अपना योगदान दें। ठीक है। तो इस पाठ में जो प्रश्न है उस पर देख लेते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं क्या है कि पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में किए दिया है, लेखिका बचपन की में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। उसने बताया है कि वह इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। वो बताती है कि बचपन में इतवार की सुबह वो अपने मोजे धोती थी, अपने जूतों को पॉलिश किया करती थी, आदि अन्य काम किया करती थी, जो भी उसको घरेलू कार्य जिससे समझ में आते रहे होंगे। लेकिन इन दोनों कामों का जिक्र उसने किया है। ठीक है। मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। देखिए, उस समय और आज के समय में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। उस समय की जो पीढ़ी हुआ करती थी उस समय, और देखिए अभाव से भी वो पीढ़ियाँ गुजरती थी, और इतना आधुनिकता नहीं आई थी, तो बहुत से अंतर आ चुके हैं। देखिए, लेखिका कहती है कि देखिए उसने बताया कि ग्रामोफोन हुआ करते थे उस समय, रेडियो टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज रेडियो टेलीविज़न तो अब हर व्यक्ति के हाथ में हुआ करता है। क्यों, कैसे, किस प्रकार? मोबाइल के माध्यम से। अब तो वो लाइव वीडियो देख लेते हैं, लाइव चैनल देख लेते हैं। लेकिन पहले ऐसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, बिजली कम हुआ करती थी। ठीक है। और ग्रामोफोन हुआ करता था मनोरंजन का साधन। ठीक ना। तो रेडियो टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। और उसने बताया कि पहले समोसे और कचौड़ियाँ हम लोग खाया करते थे, सहतूत खाया करते थे, फलों पर जोर दिया करते थे। लेकिन आजकल पेप्सी, कोला, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों का चलन बढ़ गया है। चॉकलेट का चलन बढ़ गया है। चॉकलेट तब भी था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के अच्छे नई नई डिश, यानी कि नए नए व्यंजन खाने की इच्छा लोगों की होती है। वह कहती हैं कि पहले के समय में हम लोग शरबत पिया करते थे, सहतूत खाया करते थे, या विभिन्न प्रकार के पहाड़ी फलों की का जिक्र उन्होंने किया है, चना जोर की बात की है। लेकिन आजकल लोग फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। तो और बहुत सी चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हर चीज़ में आपको परिवर्तन दिखेगा। आधुनिकता इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ें मशीनों से की जा रही हैं, हर कार्य मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। अब हाथ से कार्य करने में पर कोई जोर नहीं दे रहा, हर चीज़ मशीनों से निर्मित हो रही है। तो इससे संबंधित आप कोई भी चीज़ें आप आंसर में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ये असाइनमेंट के रूप में सारे प्रश्न हैं, जिसे आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप अपने प्रश्न उत्तर पुस्तिका में आप इसे लिखेंगे। पाठ के से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चेहरे पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। ठीक है ना। तो क्या कहकर चिढ़ाते थे। देखिए, पहले जब लेखिका ने बताया है कि जब वो चश्मा क्यों लगाना पड़ा, रात में कम रोशनी में पढ़ने की वजह से, उसने बताया ना, लालटेन, दिन के उजाले को छोड़कर लालटेन की में पढ़ाई करने की वजह से उनकी आंखों पर चश्मा लग गया। और उनके बड़े भाई, उनके जो चचेरे भाई थे, उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे कि आंख पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की। वह ये देखिए यहाँ उन्होंने कहा है कि आंख पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये बात कहकर वो चिढ़ाते थे। आगे देखिए, लेखिका ने अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, उनके प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो लेखिका अपने बचपन में बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे मज़े लेकर खाती थी। उन्होंने अपने स्मरण में यह बताया है कि अब उनके स्मरण में है, जो वह बताती हैं कि जैसे चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट खाती थी, रसभरी खाती थी, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने इस पाठ में जिक्र किया है। जैसे कि लेखिका, जैसे कि उसमें कहा है कि वह सब मैं रात में चॉकलेट को बचा लेती थी और उसे रात में खाने के बाद खाया करती थी, लेटकर बिस्तर में धीरे धीरे मजे लेकर के। और चने के जोर को उसने बताया कि फील्ड में घूमते हुए हम चने जोर खाते थे, और तब तक खाते रहते थे, पूरा फील्ड हम घूम लेते थे, लेकिन फिर भी चना जोर ख़त्म नहीं हुआ करता था। और जहाँ तक फलों की बात की जा रही है, उसने बताया है कि कौन कौन से हाँ का फल थे, रसभरी थी, ठीक ना, और कसमल थे, और हाँ चेस्टनट जो भुने हुए चेस्टनट की बात की है उसने। तो ये सब फल जो है वो मन लगाकर खाया करती थी। ठीक है। और देखिए, संस्मरण से आगे, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो देखिए, ये जो है बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी आकर्षक सुविधाजनक चीज़ें हैं। जैसे कि अभी आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, सबसे आकर्षक, सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तो मोबाइल है,
जो आपको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपको वो चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं। तो ये आश्चर्यजनक है या नहीं? बहुत सी चीज़ें हैं इस वैज्ञानिक युग में, बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं जो आपको ये सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, टेलीविज़न ही हुआ, ठीक ना। जो भी चाहिए आपको, मोटरसाइकिल, क्रिकेट की मोटरसाइकिल हो गया, बाइक हो गया, या कार हो गया, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आश्चर्यचकित करती हैं। बहुत से ऐसे आकर्षक अचरज की चीज़ें बनाई जा चुकी हैं जिसको देखने के बाद आप विस्मय में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसका आप अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आएगा उसको आप लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर देखिए, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना को याद करके उसे विस्तार से लिखिए। ये आपको खुद लिखना है, क्योंकि हर बच्चे के जीवन में अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। उसे आप याद करें, उसे आप लिखें, ठीक ना। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी जिसको आप याद करके आपका मन रोमांचित होता होगा, उसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। फिर दिया है कि सन 1935 से 40 के में लगभग शिमला लेखिका को बचपन शिमला के में अधिक दिन गुजारा। 1935-40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों में शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। आप ये चीज़ें आपके लिए प्रोजेक्ट के रूप में है कि आप इसे जानें, जानकारी प्राप्त करें, ठीक है, कि उस समय की स्थितियाँ क्या थी शिमला में। फिर देखिए, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो ये आप अनुमान लगाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा तो विद्यालय आने पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर आपको थोड़े एक्सप्लेन किए गए, बताए गए, और आप जो है अपने समझ से इस प्रश्नों को हल करेंगे, और हल करने के बाद हल करेंगे, इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे वह विद्यालय आने पर आपको बताया जाएगा, विद्यालय खुलने पर आपको बताया जाएगा। आप इसे पढ़ें और प्रश्नों को याद भी करें। धन्यवाद।